कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ मैं नवीद खोकर। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दिया। आज बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ ने 117 रन का टारगेट दिया और अली उस्मान और उनके साथ में साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की तरफ से ये टारगेट है वो अचीव कर लिया गया और अब्दुल्ला शफीक के 150 रन बनाने वाले पाकिस्तान के पहले बैटर्स हैं जिन्होंने 50 सालों में वेस्ट इंडीज़ के अंदर जाके पहली बार 150 रन स्कोर किए हैं। इसमें भी बात करेंगे दौरा श्रीलंका में पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कारकर्दगी पे बात करेंगे, जहां पर 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त और 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ में भी 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जनूबी अफ्रीका के माइक स्मिथ हैं जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच भी मुकर्रर कर दिए गए और शाहीन शाह अफरीदी हैं जो उन्होंने लंदन प्रीमियर लीग को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। इस पर बात करेंगे। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद होंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अली, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच अली भाई। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान, सर चलें शुक्र हुआ कम से कम हमने कोई सीरीज़ कोई मैच जीता। ये जब सीरीज़ अनाउंस हुई थी तो तभी से ये बातें हैं वो बाज़गश्त हो रही थी इनके हवाले से कि पाकिस्तान जीतेगा नहीं जीतेगा। हालिया कारकर्दगी पाकिस्तान की टेस्ट में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपने बांग्लादेश में जाके सीरीज़ हारी और यहाँ पे जब आप पहला टेस्ट मैच हारे थे तो ऐसा लग रहा था कि दूसरा टेस्ट मैच में काफ़ी प्रेशर होगा आपके ऊपर, बट पाकिस्तान ने कम बैक किया और सीरीज़ 1-1 से बराबर की। 8 विकेट से पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त थी। एक ओवरव्यू दीजिएगा ज़रा टेस्ट मैच के हवाले से, देन हम ज़रा टेक्निकली बात करेंगे। मैंने इस मैच के दूसरे दिन या तीसरे दिन से पहले एक बात की थी किसी और जगह बैठ के कि मुझे दिल और दिमाग जो है ना वो बड़ी बातें बातें कर रहा है कि दिल तो ऑब्वियसली चाहता है कि हम मैच जीते, हम अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन दिमाग फिर आगे से आगे कहते हैं नहीं, इन्होंने वही करना है जो पहले टेस्ट मैच में किया था और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे होंगे, जबरदस्त चीजें कर रहे होंगे और फिर एकदम से लाइन लग जाएगी। और फिर वही हुआ कि जिस चीज का डर था कि बस। लेकिन शुक्र इस बात का है कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो विकेट के ऊपर मुंजमद रहे और उन्होंने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ा एक पाकिस्तानी बैटर का कि 150 रन कर लिए। तो दैट वाज वेरी क्रूशियल फॉर द गेम कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर वो ना होते तो जिस तरह से पहले मैच में हमारी लाइन लग गई थी अच्छा खासी बैटिंग करते हुए, वो दूसरे मैच में भी लग गई थी लाइन, और फिर जो आपने 50 रन की लीड ली जो एसेंशियली एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहा गेम का, वो ना होती तो फिर मैं मजाक में अपने एक कॉलीग को खड़ा कह रहा था कि अगर ये 100 रन से ऊपर का टारगेट दे गए ना तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब ये दिल और दिमाग के मुतबादिल बातें जो थी ना, जो मतलब एक दूसरे को डरा भी रहे थे, तसल्ली भी दे रहे थे, वो पूरे कश्मकश में था इस मैच में। लेकिन ये इसेंशियली आपको थोड़ी सी जो पिच रीडिंग और जो टीम के डायनामिक्स की कॉल थी उसको दाद देनी पड़ेगी। बाबर आजम की कैप्टनसी को भी दाद देनी पड़ेगी इन द सेंस के द चेंजेस वर्कड आउट वंडरफुली वेल। बड़े लोग कह रहे थे कि भाई मोहम्मद अब्बास क्यों नहीं है और उनको होना चाहिए, और जिससे मैं भी इत्तेफाक करूंगा कि वो इतने कमाल बॉलर हैं, वो अगर विकेट नहीं भी लेते तो वो इकॉनमी इतनी इतनी स्लो कर देते हैं, इतनी स्लो कर देते हैं कि दूसरे एंड से आके दूसरा बॉलर विकेट ले लेता है। इट इज द ब्यूटी ऑफ अ ग्रेट बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट एंड इन द लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम। बट देन अगेन आपके माशाल्लाह से साजिद साहब का मैं स्टैट पढ़ रहा था कि पिछले 8 टेस्ट मैचेस में 52 उन्होंने विकेटें ली हुई हैं। दैट इज ग्रेट एज वेल। उनकी इंक्लूजन बहुत जबरदस्त रही, दोनों इनिंग्स में 4-4 विकेटें लेना इज अ ग्रेट फीट। और उसके साथ साथ काफी पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान के लिए। कुछ थे नेगेटिव्स, और मैं एक कमेंट किसी का पढ़ रहा था कि अगर शान मसूद की उंगली ठीक हो जाती है ना तो हमें इमामुल हक को थैंक यू कर देना चाहिए, और आपके जो ओपनिंग जो जो टॉप ऑर्डर बनता है टेस्ट क्रिकेट का, दैट इज अजान, दैट इज शान एंड दैट इज अब्दुल्ला शफीक, और फिर 2 डाउन पे आपका बाबर आजम। तो बड़ा मतलब एक किस्म का टॉल टॉप ऑर्डर बनता है इस हिसाब से जिस किस्म की हमने क्रिकेट देखी है रिसेंट टाइम्स में। शान के ऊपर से कैप्टनसी हटी है, हमने उनसे कमाल सेंचुरी देखी पहले टेस्ट मैच में। बट देन अगेन आप अगर थोड़ा सा और इसको कहते हैं साइको एनालाइज कर लें या ओवर एनालाइज कर लें तो यस, विक्ट्री के ऊपर आप इतनी नहीं करते ओवर एनालिटिकल बातें, लेकिन आप लॉस के ऊपर जरूर करते हो। बट देन अगेन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमने ये भी स्टैट पढ़ा कि बाबर आजम ने 12 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है जिसमें से 9 जीते, अवे का स्कोर है उनका, विच इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ शायद। लेकिन फिर उस पर बात करते हैं कि ये बाबर आजम ने छोटी टीमों के खिलाफ खेले हैं और छोटी टीमों के खिलाफ जीते हैं।
तो उसमें एक कमाल बात यह है कि पाकिस्तान खुद कौन सा कोई बड़ी टीम रही है रिसेंटली, पाकिस्तान ने कौन से जो है ना वो बड़ी परफॉर्मेंसेज दी हैं या अपने आप को बताया है कि हम एक बड़ी टीम है। हम बड़ी मीडियोकर और बड़ी वीक टीम रहे हैं इन द पास्ट ईयर्स। हमने एक सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस जो मुझे याद आती है, वो आई थिंक जो टेस्ट क्रिकेट को लेके मुझे वाकई में जो पिछले ये पाकिस्तान की जेन्युइनली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हाँ, होबार्ट का टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया में, और उससे पहले जो पिंडी का टेस्ट मैच था जिसमें बाबर आजम ने 196 किया था, वो वाकई में पिंडी का था या कराची का था, खैर वो वहां से पिंडी का ही था शायद। जी। तो वो आपकी क्या कहते हैं परफॉर्मेंसेस थी जिसमें आपने एक एज अ गुड टीम, नॉट एज अ वीक टीम, एज अ गुड टीम टेस्ट क्रिकेट खेली थी। उसके अलावा तो आपने जैसे अभी जिक्र किया, हम बांग्लादेश से भी हारे हैं, हम वेस्ट इंडीज से भी होम पे हारे हैं, हम क्या कहते हैं इंग्लैंड से थ्रैश हुए थे अपने होम ग्राउंड रावलपिंडी जी। में। उसके बाद हमने पूरी अपनी स्पिन बॉल बना के और स्पिन ट्रैक्स बना के जो क्रिकेट खेली। खैर, द पॉइंट इज, जब आप अवे क्रिकेट की बात करते हैं, होम में तो आपको शेर होना चाहिए, हम तो होम में भी शेर नहीं थे, हम इतनी वीक टीम खेल रहे थे और हम ऐसे प्लेयर्स खिला रहे थे कि जिनका आप कहते हैं स्ट्रेटेजिकली ऑन पेपर देखा जाए तो बनता था कि वो खेलेंगे, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था पाकिस्तान के लिए। ओवरऑल ओवरऑल अगर इसका जायजा लें तो हम इन द रिसेंट टाइम्स बड़ी वीक टीम रहे हैं। हमने कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई जहां पे हम कहें कि हमारे पास भी बेन स्टोक्स ऐसा प्लेयर है, जहां पे हमारे पास भी कोई ऐसे क्लच बंदा मौजूद है जो हमें कभी भी सिचुएशन से निकाल सकता है। पिछले कुछ टाइम में हमारे लिए वो सलमान अली आगा ने बड़े अच्छे तरीके से वो रोल अदा किया। सऊद शकील की काफी इनिंग्स ऐसी थी, लेकिन अगेन वो परफॉर्मेंसेज हमें देखने को नहीं मिल रही थी। ठीक है। अब अली। इसेंशियली जी जी अलीब, जी अलीब, इस दूसरे टेस्ट मैच पे थोड़ी सी बात करते हैं। और इसमें आप अगर हम पहले टेस्ट मैच को देखें तो वहाँ पर भी थोड़ी सी गलती पाकिस्तान की, अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि विकेट्स बैक टू बैक गिरना शुरू हुई, पाकिस्तान को जहाँ पे लीड चाहिए थी आप वहाँ पे लीड नहीं दे सके, इस वजह से पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच भी आ रहा। दूसरे टेस्ट मैच में आपने देखा आपने थोड़ी सी लीड दे दी और थोड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया वेस्ट इंडीज़ के लिए, और फिर आपने अच्छी बॉलिंग कर दी, साजिद खान के साथ अली की भी, और 4 सब खिलाड़ियों को आउट कर दिया और बड़ा प्रेशर क्रिएट किया पाकिस्तान ने। किस तरह से देखते हैं आप पहले इनिंग्स में जब आप लीड देते हैं और पाकिस्तान की तरफ से आमतौर पे बहुत अच्छे टॉप ऑर्डर बाज़ औक़ात खेल रहे होते हैं, अचानक से विकेट्स गिरती हैं, अचानक से प्रेशर डाइवर्ट होता है निचले की जानिब और नीचे वाले प्लेयर्स हैं जो वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हमने बहुत सारे मैचेस ऐसे लूज़ किए कि जो प्रेशर निचले नंबर्स पे आने वाले खिलाड़ी हैं वो हैंडल नहीं कर सके और हम ज़्यादा रन्स नहीं बना सके। देखिए, इसमें सबसे जो बड़े कहते होते थे, जो पुराने क्या कहते हैं देखने वाले शायकीन, हमारे बड़े जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो बॉल वॉचर्स हैं, जो देख रहे होते हैं गेम को, जो एनालाइज कर रहे होते हैं गेम को, बेशक वो टीवी पे या किसी मीडिया पे आके नहीं कह रहे होते, वो एक बात बड़ी स्ट्रांगली कहते हैं कि यार देखें, जब आपने अपने आप को इम्प्रूव करना होता है ना, तो आप क्या कहते हैं एक चीज 10,000 दफा करते हो। हम देखते हैं हमारे काफी प्लेयर जो नेशनल टीम इंटरनेशनल टीम में खेल रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं अगर टीम से बाहर हो जाएं तो वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे होते, वो लीगें खेल रहे होते हैं। और उसकी प्राइम एग्जांपल है अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक जब टीम से बाहर हुए, ही वेंट बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट। वहां जाके उन्होंने रन्स किए, उनकी जो टेक्निक में फ्लॉज थे, जो बैटिंग के फ्लॉज थे, वो उनके ऊपर काम किया और नजर आ रहा था। और कुछ ऐसी शॉटें खेली इतनी खूबसूरत कि अगर आपने गौर किया हो तो हर्षा भोगले ने भी उनके जो है ना ट्वीट किया हुआ था कि इज अ ट्रिप टू वॉच। तो अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे जहां पे काम होना चाहिए, देखें आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, टीचर आपको होमवर्क देती है कि आपने घर जाके काम करना है ताकि आपके स्किल्स इंप्रूव हो, ताकि आपका काम इंप्रूव हो, आपकी मेमोरी इंप्रूव हो, आपको जो सबक सीखना चाहिए वो आप उसमें बेहतर तरीके से सबक सीख चुके। तो जब आप होमवर्क नहीं करेंगे अपना, आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के लिए तो अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेल रहे तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, जो हमारे काफी प्लेयर्स ने बड़े अरसा ये चीज की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस चीज के ऊपर उस तरीके से काम करें। दूसरा, हम रोल शफलिंग बहुत करते हैं। हम जिनके जो रोल बनता है वहां पे उनको कभी जगह नहीं मिल रही होती, हमने प्लेयर्स खिलाए ऐसे होते हैं, हमारा टीम का स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन उस तरह से नहीं बन रहा होता, तो वो केमिस्ट्री भी नहीं होती। हालांकि हमने देखा है सलमान अली याग और रिजवान ने बड़े क्रूशल टाइम्स पे पिछले कुछ अरसे में ही पाकिस्तान के लिए 5वें-6वें पोजीशन के ऊपर बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली हैं, लेकिन इस दफा वो भी शाइन नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा आपको मेंटल ब्लॉक को भी देखना होता है, थोड़ा सा
एनालाइज करना होता है। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंसेस टेस्ट क्रिकेट में कमाल रही हैं पाकिस्तान के लिए। जब पूरी टीम नहीं चल रही होती थी तो या साउथ शकील चल रहे होते थे या सलमान अली आगा चल रहे होते थे। बट इस दफा वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहे, उनकी परफॉर्मेंसेस उतना सा सामने नहीं आई। बट द पॉइंट इज कि जब हम रोल के ऊपर बात कर रहे होंगे ना कि भाई आपका ये रोल है, आपने इस रोल को फुलफिल करना है और उसके लिए आप प्लेयर्स लेके आ रहे होगे टीम में, तो आपको इस चीज का सामना कम करना पड़ेगा। हमारे पास एक वो, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जब अब्बा जी क्रिकेट देख रहे होते थे और हमें इतनी समझ नहीं होती थी और हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते और सुन रहे होते थे सिर्फ एंजॉय करने के लिए कि अब्बा जी क्या कमेंट्री करते हैं हम्म। और बड़े क्या कह रहे हैं जो बैठ के देख रहे हैं। तो वो यही उनके दिलो दिमाग में भी यही बात होता है, बस एक आउट होगा और लाइन लग जाएगी। टेस्ट क्रिकेट में तो खास हम्म। तौर पे मुझे अभी भी याद है वो टेस्ट मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, जो कि क्या कहते हैं, हम 55 पे 5 आउट, 6 आउट, दुबई के 2 मैचेस हुए थे जो पाकिस्तान दोनों मैच बड़ी बुरी तरीके से हारा था। तो बहुत बहुत ही क्या कहते हैं, अरसे से हम ये देखते आ रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में लेके हम पैनिक का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम इतना T20 या वनडे में भी नहीं होते, वो हमें थोड़ा ज्यादा नेचुरली हमने अडाप्ट कर ली। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हम मिडिल ऑर्डर को लेके ना, हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत जल्दी पैनिक कर जाता है और वो वजह बनती है बहुत सारी पाकिस्तान के लॉसेस की। प्राइम एग्जाम्पल पहला टेस्ट मैच, हम्म। बहुत अच्छे स्टेज पे था पाकिस्तान, जबरदस्त रन लग रहे थे, हमें लग रहा था पार्टनरशिप लंबी जाएगी, चलो आउट भी हो जाएगा, अगला आके कर लेगा, 2-3 बैट्समैन पड़े हैं। लेकिन टक 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 करके डोमिनो इफेक्ट की तरह हमारी विकेटें गिरती हैं और जहां हमें लग रहा था कि हमको लीड देके जाएंगे, हम डेफिसिट छोड़ के चले जाते हैं, अगली टीम लीड पे आ जाती है। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए आपका एक, शान मसूद ने, मुझे याद है कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बड़ी जबरदस्त बात बोली थी कि आप स्मॉल टारगेट्स रखते हो, आप अगले 10 रन का टारगेट रखते हो, आप अगले 15 रन का टारगेट रखते हो। अगर रन का नहीं रख रहे तो अगले 2 ओवर का, अगली 15 डिलीवरीज का, इतने छोटे छोटे टारगेट्स रख के चलते हो और अपनी इनिंग्स बिल्ड करते हो। जब आप बॉलिंग की बात कर रहे होते हो तो आप बॉलिंग में विकेट्स की बात करते हो, ठीक है। आप कर रहे होते हो 1 विकेट एट अ टाइम। तो हम्म। वो वाली जो स्ट्रेटजी है ना, वो, आई डोंट नो, शान मसूद स्टिल पार्ट ऑफ द टीम, ही स्टिल एक्ट्स एज अ मेंटर टू मेनी ऑफ दीज टेस्ट क्रिकेटर्स जो हमारे इस टाइम यंगस्टर्स हैं। बट देन अगेन वो थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम है अभी भी ठीक मिडिल है। ऑर्डर का और मिडिल ऑर्डर की कैपेसिटी ठीक है का। सर, ये क्या कहना चाहेंगे, स्पिनर्स ने इस बार आपको मैच जिता दिया है। पिछले मैच में फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी कोशिश की थी, मेहनत की थी, बड़ा मैच नहीं जीत सके। पाकिस्तान ने रिसेंट पास्ट में अगर देखें तो होम सीरीज़ में भी आपके स्पिनर्स ने ही कर करके दिखाई। आप स्पिन ट्रैक बनाते हैं और फिर आप आने वाली टीम को उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं और आप मैच जीत जाते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो फिर आप डिपेंड करता है कि किस तरह की विकेट आपको मिल रही है। बांग्लादेश में भी हमने देख लिया। अब इस वेस्ट इंडीज़ में किस तरह से देखेंगे पाकिस्तान के स्पिन बॉलर्स और फास्ट बॉलर्स को? आप देख नहीं रहे कि शायद आपको कुछ पहले इस मामले पे क्या कहना होगा कि पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग ट्रैक है, फास्ट बॉलिंग जो स्क्वाड है हमारा, वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अब आपके पास वो फास्ट बॉलर्स मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता स्पिन साइड्स पे हमने काफ़ी तरक्की कर ली है। देखिए, हम, अब वो है ना कि आप घास के जिस तरफ पानी डालेंगे वही हरा होगा, ठीक है। तो जब आप एक पौधे को पानी डालते हैं वो तो खिलेगा, वो तो फूलेगा और वो आपको नजर भी आएगा कि यार ये ग्रो कर रहा है। तो जब आप कंसिस्टेंटली यही करेंगे होम के ऊपर कि आप स्पिनर ही स्पिनर पे स्पिनर ही, जो टेस्ट मैच हमने इंग्लैंड से हारने के बाद अगला टेस्ट मैच खेला था, उसमें कंसेक्यूटिवली 90 ओवर हमारे दो बॉलर्स, जिनको हम जी। प्यार से नोमी पाइन और साजिद भाई कहते हैं, हम्म। उन दोनों ने कराए थे और हमने टेस्ट मैच जीत लिया था 90 ओवर स्पिन के कंसेक्यूटिवली करा के। तो ऑब्वियसली जब आपने नशो नुमाई उसकी की है इन द रीसेंट टाइम्स, तो आप उन्हीं की प्रोग्रेस आपको नजर आएगी। आपने सपोर्ट ही नहीं किया अपने फास्ट बॉलर्स को और जबरदस्ती खिला खिला के आपने उनका वर्कलोड भी बढ़ाया। आप जब आप खिला रहे हो, बना रहे हो स्पिन ट्रैक, जब बना रहे हो कि स्पिनिंग विकेट होगी, टर्न होगा, बाउंस होगा, बॉल हिलेगी, वहां पे आप क्यों खिला रहे हो शाहीन अफरीदी को? आप खिलाओ, 4 स्पिनर ही खिलाओ फिर। हम्म। आप क्यों वहां पे खिला रहे हो मोहम्मद अली को? आप क्यों वहां पे खिला रहे हो आमिर जमाल को? ना खिलाओ, सिर्फ स्पिनर्स खिलाओ। अब जब हम्म। उनको खिलाने की बारी आई है तो ऑब्वियसली देवर आउट ऑफ टच। इंटरनेशनल क्रिकेट भी तो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट जो है, ठीक है, आप जितनी मर्जी उसकी तैयारी कर लोगे, जब तक आपकी उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी आपको एक्सपोजर कैसे मिलेगा? सही। तो आप वो चीज प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, आप उस घास के उस तरफ पानी नहीं डाल रहे, तो उसने तो जलना ही है, उसने तो सड़ना ही है।
तो वो जो 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 आप कह रहे हैं ना कि वो क्या कहते हैं, पेस अटैक की बैटरी होती थी पाकिस्तान की, डरा देने वाली खौफनाक किस्म की। अगली टीमें डरती थी कि यार पाकिस्तानी फास्ट बॉलर चिमड़ जाएंगे हमें। वो यस वी हैव लॉस्ट वे, हम उससे बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि हमने उसकी नशो नुमा इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में की ही नहीं। क्योंकि हम अपने होम टेस्ट के लिए तो जो है ना वो, उसको आप आके बॉल कह लें, पाक बॉल कह लें, उसको जो मर्जी नाम दे दें, आप तो वो खिला रहे थे। तो देखें, अपने पहले टेस्ट मैच में आपके फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, वो मोहम्मद अली, वो मोहम्मद अब्बास, इवन आमिर जमाल के बीच के कुछ स्पेल आपने, ये वो लोग थे जो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक भी खेल रहे थे, काउंटी भी खेल रहे थे और अपने ऊपर काम कर रहे थे। बेशक वो इंटरनेशनल टीमों का हिस्सा नहीं थे, उन लोगों ने अपने ऊपर काम किया और जैसे ही टीम में आए उन्होंने दिखाया अपनी परफॉर्मेंस से कि हम क्या हैसियत है हमारी, हमारी बॉलिंग का क्या स्टैचर है, हम किस किस्म का स्किल रखते हैं। एंड इट वाज विजिबली, मतलब एवरीथिंग वाज विजिबल कि उनका स्किल कितना एनहांस हुआ हुआ है। हम्म। ना आपकी अली उस्मान की इंक्लूजन अच्छी थी, और इस मैच में उन्होंने दिखाया भी कि जब उनको थोड़ा सा फ्रेंडली ट्रैक मिला तो वो कैसे जो है ना अच्छे साबित हुए। और उसमें अगेन मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा थोड़ी सी बाबर आजम की कैप्टनसी को भी। ये जो रोस्टन चेज की विकेट थी ये सेकंड इनिंग्स में, उसका जो सेटअप उन्होंने बनाया अली उस्मान की बॉलिंग पे वो बड़ा जबरदस्त था। क्योंकि रोस्टन चेज बहुत लंबे हैं, वो स्वीप उस तरह से कंफर्टेबली नहीं मारते, तो उन्होंने उनको जगह देने के लिए वहां पे फील्डर खड़ा कर दिया कि वो सोचे भी ना स्वीप मारने का, और मिड विकेट खाली छोड़ दी कि वो इस तरफ शॉट खेलेगा, और स्लिप में खुद जाके ऐड हो गए सेकंड स्लिप में। तो उनके दिमाग में एक वो जगह क्रिएट कर दी कि तुम्हारे पास ये जगह खाली है, तुम यहाँ शॉट खेलो। और उन्होंने बॉल फिर अली उस्मान से ऐसी करवाई जो थोड़ी सी लूपी थी, जो चाह रहे थे गैप में खेलना, बट इसेंचुअली वो उन्होंने अली उस्मान के हाथ में ही खेल दी और कॉटन बोल्ड हो गए। हम्म। सो आपके पास स्ट्रेटेजी थी, आपके पास देखें जहां पे आपके स्पिन फ्रेंडली ट्रैक आया आपने डोमिनेट कर दिया, नजर आ गया हमने। वो बात एग्जैक्टली वही आ गई कि द ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। तो जिस पौधे की आपने नशोनुमा की है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है। बट ठीक देन है अगेन जिसकी नहीं की वो अपने बलबूते के ऊपर शाइन करके सामने आया है। तो सर। मे ये बी इट्स टाइम टू रीथिंक आवर स्ट्रेटेजी होम टेस्ट की। सर ये शान मसूद के बारे में, शान इंजरी का शिकार हैं, मे बी वो बेहतर हो जाएंगे बिफोर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़। किस तरह से देखते हैं शान मसूद को एज आ टॉप ऑर्डर? आप क्या कहेंगे कि अगली सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के पास क्या प्लानिंग मौजूद होगी जो अगेंस्ट इंग्लैंड खेलने जा रहे हैं, उसमें शान मसूद का किरदार कितना का होगा? देखिए, नंबर वन चीज इसमें थोड़ी सी ये भी देखने वाली है कि इंग्लैंड हैज गॉन अ लॉट ऑफ रीसेंट चेंजेस एज वेल। उनके कोच भी चले गए, उनके कैप्टन भी चले गए, उन्होंने भी थोड़ा सा रीबिल्ड करना है, बड़े गंदे लॉसेस लगे हुए हैं इंग्लैंड की टीम को। तो देर इज अ चांस ऑफ रीबिल्डिंग फ्रॉम द इंडियन साइड एंड देर इज ऑब्वियसली अ चांस फ्रॉम पाकिस्तान साइड, क्योंकि हमारे साथ भी यही सब कुछ होता ही रहता है। तो हम तो आदी हैं इस चीज के, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक इस चीज का डिफरेंस है। शान मसूद कैन आई थिंक वुड बी वेरी वाइटल, क्योंकि एक तो उनका काउंटी का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, वहां पे उन पिचेस पे खेलने का, उन प्लेयर्स के साथ खेलने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। ऑल्सो उनकी जो अप्रोच है, मैंने ये आपके शो में शायद बड़ी दफा बात की होगी कि शान मसूद की अप्रोच टू क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स दैट वी हैव। पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर बहुत कम है जिनकी अपनी एक यूनिक किस्म की ऐसी अप्रोच हो, जो स्कूल ऑफ थॉट ही डिफरेंट हो बाकियों से। इवन आप गौर करें टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद आते हैं, शुरू में बहुत तेज खेलते हैं, ही टेक्स दी अग्रेशन टू दी ऑपोजिशन, अगली टीम को प्रेशर में डालते हैं, उनको प्रेशर क्रिएट करते हैं। उनके ऊपर वो जो जो दबाव अगर वो खुद फील करना कर रहे होते हैं, वो बैटिंग ऐसी दिखाते हैं एट द स्टार्ट कि वो अगली टीम के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, और फिर वो आराम से थोड़ा स्लो होके स्टडी होके वो अपनी इनिंग्स को पेस करके वो खेलते हैं। अप्रोच पाकिस्तान में इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में ऐसी कोई भी बैटिंग नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ये 75 रन है, हम जाएंगे कोई 7-8 ओवर में जाके 4.5 खत्म करेंगे। तो उसमें भी हमने बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच लगाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। वैसे आप मैच जीत के 8 विकेटों से वो ठीक था, लेकिन बड़े आई फील लाइक कि शान मसूद वॉज देयर तो शान, और जैसे इमामुल हक आउट हो गए थे, शान मसूद बैटिंग पे आते और वो अपनी उसी अप्रोच का मुजाहरा करते हैं, हम कोई 10 ओवरों के अंदर ये मैच खत्म कर देते, इनिंग्स खत्म कर देते। पाकिस्तान की लंच ब्रेक शायद ना लेनी पड़ती, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। 18 रन के ऊपर हमने लंच ब्रेक करवा दी।
उसके लिए भी खैर मुझे लग रहा था कि शायद बाबर आजम की उंगली में हाथ में दर्द हो रहा था, इसलिए कि उन्होंने एम्पायर को शायद कहा भी होगा कि आप कॉल कर लें ताकि वो थोड़ा उसका ट्रीटमेंट करवा लें। बट इन एनी केस शान मसूद की अप्रोच और उनकी थिंकिंग पाकिस्तान टीम के लिए इस टाइम बहुत एसेंशियल है। जिस फेज में खास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट है, अमूमन होती है, उसके लिए ऐसे क्रिकेटर की टीम में होना, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के टूर पे शान मसूद की अपनी बाकी में जगह है। हम्म। सर ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम शान और बाबर की कैप्टनसी के हवाले से, कितना फ़र्क देख रहे हैं दोनों की कैप्टनसी में? कैसे देखेंगे आप बाबर आजम की इस टेस्ट मैच में और पिछले टेस्ट मैच में कैप्टनसी को भी? टेस्ट मैच में मच इम्प्रूव आई थिंक। वो थोड़ा सा बल्ले से रन भी आ गए थे पहले मैच में भी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उस चीज का भी था। और वापस आते हो आप रोल में तो आपको थोड़े से तो ऑब्वियसली हल्के हल्के जो है ना पहिए जाम होते हैं, उनकी ऑयलिंग शॉयलिंग होती है, फिर वो चलना सही शुरू हो जाते हैं। इस टेस्ट मैच में नजर आया कि वाकई में बाबर आजम एज कैप्टन नजर आ रहे थे। और आप मतलब इस बात का अंदाजा लगाए ना कि अगर अवे टेस्ट मैचेस की बात की जाए, 12 में उन्होंने कप्तानी की है, 9 जीते हैं। तो कुछ तो वो ठीक कर ही रहे होंगे ना, इतनी लक तो नहीं साथ देती है आपका। हम्म। हम्म। तो कप्तानी उनकी काफी जगहों पे बड़ी ऑन पॉइंट थी। कुछ चीजों में कंजर्वेटिव अप्रोच थी जो कि इम्प्रूव हो सकती है, और आई थिंक मे बी कमिंग टाइम शायद हो भी जाए। कुछ चीजों में उन्होंने अग्रेशन दिखाया और वहां पे वो अग्रेशन पुल ऑफ भी किया। कुछ मूव्स ऐसी की, अपने बॉलर्स को सपोर्ट किया, अपनी फील्ड को सपोर्ट किया। आई थिंक इसमें उनके अब जैसे क्या कहते हैं, सिलेक्शन में कितना हाथ था बाबर आजम का, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एट द एडिशन ऑफ साजिद खान एंड अब्दुल्ला शफीक, आई थिंक उन्होंने भी उनका कॉन्फिडेंस शायद बूस्ट किया टीम के अंदर। और ओवरऑल थोड़ी सी उनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई कि जब पहली इनिंग में बल्ला से रन हो गए तो वो भी अच्छा हो गया उनके लिए। फिर जब बॉलिंग को वापस आना था तब भी उनको स्ट्रेटजी पता थी। तो नॉट बैड। हाँ, ऑब्वियसली देर इज वो इंग्लिश में कहते हैं ना, विच इज द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड, हम्म। द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। ठीक और है आप काम करके ही सीखते हो और खेल के ही सीखते हो, क्रिकेट में कोई और शॉर्टकट है नहीं इस चीज का। तो और क्या बात कर। सर, पाकिस्तान वमेंस पे थोड़ी सी बात करते हैं, और वमेंस पे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं है अली भैया। ये आप सीरीज़ पहले कहा जाता था हमें कोई सीरीज़ नहीं मिलती, सीरीज़ भी मिल गई हैं। देन आपके बजट भी इंक्रीज़ कर दिया गया, बैक टू बैक मैचेस मिलते हैं आपको। श्रीलंका जैसी टीम के सामने आप जाके बेबस हो जाते हैं, 2-1 से ओडीआई सीरीज़ और 2-1 से ही T20 सीरीज़ आप हारे हैं। इससे पहले वर्ल्ड कप में भी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ पे पाकिस्तान में जब टीम आ गई थी जिम्बाब्वे की, आपने उनको मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया। जिम्बाब्वेन लड़कियां, वो जिस तरह ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्लब टीम आई हुई है पाकिस्तान में खेलने के लिए। बट फिर भी आप पाकिस्तान वुमेन टीम को किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से रेट करेंगे आप इनकी हालिया कारकर्दगी को? मैं तो बड़ा फैन रहा हूँ वैसे, पाकिस्तान वुमेन्स टीम का बड़ा मैं उनको सपोर्ट करता रहा हूँ। मैं उनको काफी ये चीज इस चीज को जो है ना कहता रहा हूँ कि उनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी चांसेस मिलने चाहिए। वो जब मिलेंगी और वो खेलेंगी वो तभी इम्प्रूव कर सकेंगी। उसके अलावा कोई और आपके पास, अगेन जैसे मैंने अभी कहा कि कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज का। आपको इन चीजों को खेल के करके ही गुजर के ही जो है ना वो इम्प्रूव करना पड़ता है। जी। उसमें एक नंबर जो है ना, जो वन का जो नंबर है, वो पाकिस्तान की मेंस टीम हो वुमेन्स टीम हो, आजकल वही जुड़ा हुआ है कि हम एक ही मैच जीत पा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आई थिंक कोई किसी भी कोई दो तीन काले बकरे मर्दों के लिए, दो तीन काले बकरे खवातीन टीम के लिए नजर उतारते कि वो जो वन फिगर साथ लगा हुआ है वो हट जाए। बट देन अगेन, अब मजाक शजाक अपनी साइड पे, आपने अपनी टीम को चांसेस देने हैं, उनको हम्म। वो एक्सपोजर मिलना है, उनको जाएंगे खेलेंगी लड़कियां तो ही एक्सपीरियंस मिलेगा। वो जाके उनको इंटरनेशनली खेलने का कहाँ मौका मिल रहा होता है? टूर्नामेंट्स के अंदर सिर्फ। अब आप जब खेल ही सिर्फ टूर्नामेंट्स रहे होगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे उनसे कि जब उनको इंटरनेशनली जाके सीरीज मिलेगी तो वो बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड परफॉर्म करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। आप लीग्स में नहीं उनको जाने देते हो, चले लीग्स में दूसरे नहीं बुला रहे। फातिमा सना फाइनली 100 खेल रही हैं, वो आई थिंक इज एन एक्सेप्शनल क्रिकेटर, और वो पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन करेंगी और कर भी रही हैं, और वो पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट को खासतौर पर बहुत आगे लेके जाएंगी। शी हम्म। इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अनथक मेहनत एंड
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप कि आपके पास क्या जो है ना वो उस तरह से लगेगी। बट आप ये भी देखें कि बाकी लड़कियों को उस तरह से चांसेस नहीं मिलते, हम्म। बाकी लड़कियों को वो एक्सपोजर नहीं मिलता, और वो हमने दिलाना है उनको। उसके लिए हम उनके इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप्स में भेजें उनको। उनको वो, ये देखें, जब आप उनको जब तक टूल्स नहीं देंगे प्रॉपर खेलने के, अपने आप को परफॉर्म करवाने के, अपने आप का अपना लोहा मनवाने के, हम्म। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू बी बेटर एट द गेम और बी यू नो डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस माशाल्लाह से, हम कौन टैलेंटेड हैं, हम करके दिखा देते होते हैं, कभी परेशान होनी चीजें हो जाती होती हैं, बट दैट इज सेपरेट ना। वो ठीक आप है। 100 में से एक मैच में हो जाएगी, ठीक है, चले 100 से भी कम ज्यादा कह देते हैं, हम कहते हैं 50 में से एक मैच में हो जाएगी, वो हर मैच में नहीं हो सकती। वो चीज उसकी आदत बनाने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम है, ठीक है। इंग्लैंड की विमेंस टीम है, इंडिया की विमेंस टीम है, दे आर कॉन्स्टेंटली गोइंग प्लेसेस, कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन देयर क्रिकेटर्स, कॉन्स्टेंटली है, उनकी मल्टीपल सीरीज चल रही होती हैं। हम्म। हमारे पास एट बेस्ट साउथ अफ्रीका की टीम आके खेल जाती है, हमारे पास श्रीलंका की टीम आके खेल जाती है, और वो हम होम पे ही खिला के खुश हो जाते हैं कि यार ये अब जब तक वो बाहर जाएंगी, जाके खेलेंगी उधर, परफॉर्म करेंगी, तभी वो एक्सपीरियंस मिलेगा और वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगी। मेरा एक इख्तलाफ मतलब वुमेन्स टीम के बहुत सारे एस्पेक्ट से है जो कि हम करंटली फेस कर रहे हैं, बट वो एक बहुत लंबी गुफ्तगू है, फिर कभी करेंगे। बट देन अगेन, ठीक हो आप गया। लड़कियों को लेके उनको क्रिटिसाइज हम बिल्कुल उस तरह से नहीं कर सकते जब तक हम उनको वो टूल्स नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, कैसे वो परफॉर्म करेंगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ इस सीरीज़ से मुतल्लिक। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। इस पर मज़ीद बात करेंगे, वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, लास्ट शो में भी हमारे साथ मौजूद थे और इनसे हम इसी मामले में बात कर रहे थे। हसन, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और साथ ही मेरे ख्याल में हमारी बातचीत यही हुई थी कि सीरीज़ पाकिस्तान 1-1 से जीतेगा, सॉरी 1-1 से बराबर करेगा। पिछले मैच ने थोड़ा सा डरा दिया था कि हालात बहुत बुरे हुए हैं पाकिस्तान की, बट इस मैच में पाकिस्तान ने 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच नवीद भाई वंस अगेन, और अस्सलाम वालेकुम। जी ऐसा ही है, हमारी जो डिस्कशन थी कि इनको कम बैक करना चाहिए, और जिस तरह की टीम, जो कोई ऐसी बहुत बड़ी टीम नहीं है वेस्ट इंडीज की जिसको हराया नहीं जा सकता। उनकी भी यंग बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग है, और आपके ऑल्दो होम सीरीज जो भी होती है वो डिफिकल्ट होती है किसी भी टीम के लिए। तो अब जो वेस्ट इंडीज जो थी, पाकिस्तान को खास तौर पर जिस तरह उन्होंने कम बैक की और चेंजेस की, और जो रिक्वायर्ड चेंजेस थी उन्होंने उसको पूरा किया, और जो स्लॉट था आपके पास, जो बैटिंग कोलैप्स कर रही थी, उसमें आप जो अब्दुल्ला शफीक को आपने इन किया, ऑल्दो जो शान मसूद को बैठे हैं वो भी परफॉर्म किया होता है लास्ट मैच में। इंजरी के बायस, आई थिंक सो माइनर इंजरी थी उनको। सो जो आपने अवैज जफर को खिलाया, और जो आपने ऑल्दो वो उनकी इनिंग्स नहीं बिल्ड कर सके, लेकिन आपने उस गैप को फिल किया। एक क्वेश्चन मार्क जरूर था आपके पास कि जब आपने बॉलिंग स्टार्ट की तो मेरे लिए अलार्मिंग था कि आपने अब्बास को बिठाया और अली को खिलाया। सो बैट ठीक है, आपने उनको अच्छा यूज किया, अच्छा खिलाया, लेकिन जहां पर अब्बास का था 5 विकेट्स लेकर आए हुए थे इनिंग्स के अंदर, और अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, आपको करके दे रहे थे हर जगह परफॉर्म। इसके पीछे क्या रोल था वो मेरे लिए इतना क्लियर नहीं है। अली को आपने क्यों बरतरी दी अब्बास के ऊपर, ये मेरे लिए एक था। बाकी ओवरऑल उनकी टीम प्लानिंग बहुत अच्छी थी। आपने साजिद खान को लेकर आए, और आपने अब देखें आपने ट्रैक को अच्छा यूज किया, आपने पिच को अच्छा यूज किया, आपने समझा था कि ये पिच डिफरेंट है, वो बॉलिंग को, फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी। ये जो है ये फ्लैट ट्रैक है और इसमें स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगी, और आपने साजिद खान की वापसी की, एक बहुत अच्छा कदम था। और आप देखें साजिद खान ने आपको विकेट्स भी लेकर दी। सो ओवरऑल बात की जाए तो प्लानिंग के साथ गए थे, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने टीम बिल्ड की, और टीम का आपने रिजल्ट्स भी आपको इसी तरीके से मिले। बिल्कुल ठीक है सर। ये अब्दुल्ला शफीक के हवाले से क्या कहेंगे आप? 50 साल में
आपका पहला बैटर है जिन्होंने जाके 150 से ज़्यादा स्कोर किया। और अगर ओवरऑल लास्ट 4 टाइम देखें तो अब्दुल्ला शफीक ही वो वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने 4 में से 3 बार 150 से ज़्यादा रन स्कोर किया है दूसरे मुल्कों में जाकर। बड़ा एक्सेप्शनल किस्म के बल्लेबाज और बड़ी कमाल की इनकी प्लानिंग इस बैटिंग के दौरान। किस तरह से देखते हैं आप अब्दुल्ला शफीक को और क्यों ये बाहर मौजूद रहे इतना टाइम? अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करें तो मोस्ट ब्यूटीफुल बैट्समैन और प्रॉपर गुड प्लेयर की अगर मैं बात करूं, खूबसूरत खेलते हैं, देखते हुए नजर आता है, मजा आता है। जिस तरह उनके लाहौर कलंदर्स के ओनर ने भी कहा था कि अगर मुझे टिकट लेके मैच देखना पड़े तो मैं अब्दुल्ला शफीक को बैटिंग करते देखना चाहूंगा। सो ऐसा कोई एक्सेप्शनल बैट्समैन है और खूबसूरत, जब खेलते हुए बंदे को खूबसूरत लगते हैं, यानी कि आपको लग रहा होता है कि बुक प्लेयर खेल रहे हैं, कोई रफ शॉट्स नहीं खेलते, प्रॉपर टाइमिंग है इनके पास और कोई भी जिस तरीके से बैट्समैन को होना चाहिए प्रॉपर वैसे बैट्समैन है। जिनको निकाला था ऑब्वियसली इनको चांसेस काफी दिए थे, इनका ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इनको फिर आउट किया टीम से और फिर उसके बाद दोबारा टीम के अंदर शामिल किया और एक बड़ी रिप्लेसमेंट थी। आप देखिए शान मसूद की जगह उनको खिलाया गया और बहुत बड़ा रिस्क भी था, इनके ऊपर प्रेशर भी था क्योंकि शान मसूद पिछले मैच में सोख किया और उनको बिठाकर इनकी जगह खिलाना यही एक बड़ी बात थी कि आप किसको रिप्लेस कर रहे हो। फिर उसके बाद इनकी 150 से ज्यादा स्कोर, तो ऑब्वियसली ये बड़े खिलाड़ी हैं और बड़ा टीम को सर्व कर सकते हैं और जहां पर कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर होंगी तो अब्दुल्ला शफीक को जहां पे बैटिंग थोड़ी सी पिच ऐसी होगी जो बैटिंग को सपोर्ट करेगी तो आप इसको लंबा खेलते नजर आएगा आपको, क्योंकि ये टफ शॉट्स नहीं खेलते, ये प्रॉपर मेरिट पे खेलते हैं बॉल को, बॉलर को इज्जत भी देते हैं, जो अच्छी बॉल होगी वो बॉलर को रिस्पेक्ट देंगे, जो बुरा बॉल होगा उसको उसका चांस लेंगे। सो ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। आप देखें कि क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने इनिंग्स खेली है और कितना अच्छा लगा है देखकर, और पाकिस्तान को जो मैन ऑफ द मैच भी हो इस मैच के और पाकिस्तान को जीत में अहम किरदार अदा किया, उन्होंने 160 किया और जो पाकिस्तान को लीड बनी वो ऑब्वियसली इनकी पार्टनरशिप बिल्डिंग की वजह से बनी, जिससे बाबर आजम से उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की। सो एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है पाकिस्तान के अंदर। आपके मिडिल ऑर्डर में उन्होंने 1 डाउन के अंदर जो पोजीशन है टेस्ट मैचेस के अंदर उसको कवर, हमेशा से 1 डाउन पोजीशन जो टेस्ट मैच के अंदर होती है क्रूशियल होती है। अगर अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर अगर जिस तरह परफॉर्म किए उन्होंने इस मैच में, अगर आगे भी परफॉर्म करते रहेंगे तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरमाया साबित हो सकते हैं। असल बाबर आजम की वापसी बड़ी ज़बरदस्त हुई है। आप एक मैच हारे तो सही ज़रूर हैं लेकिन दूसरे मैच में आप संभले हैं और आपने कम बैक किया और कमाल कम बैक किया पाकिस्तान ने विद बाबर आजम की कारकर्दगी पे क्या कहेंगे, उनकी अपनी कारकर्दगी एज अ बैटर बट एज अ कैप्टन? मैं पहले ऐसा बैटर बात करूंगा। बैटर की अगर हम बात करें तो बाबर आजम को जो वर्ल्ड कप या T20 के अंदर जो खेल रहे थे तो वो उनका कॉन्फिडेंस खराब हुआ था बहुत ज्यादा, उन पे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा था कि आप T20 शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर प्लेयर नहीं है, इसको शॉर्ट फॉर्मेट नहीं खिलाना चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया का, फिर उसके अलावा उनका बैड फॉर्म चल रहा था। अब उसकी वजह से उन्होंने फिर अपने जो तजर्बे शुरू किए थे। बाबर आजम एक प्रॉपर बैट्समैन है, इनिंग बिल्ड करने वाले हैं और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है, इनको प्रॉपर यूज करना चाहिए और इनसे इनकी एक्सपर्टीज के अंदर हिसाब से इनसे काम लेना चाहिए। अब बाबर आजम बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं आपकी हर तरह की क्रिकेट के अंदर, रेड बॉल के अंदर, व्हाइट बॉल के अंदर, वनडेज के अंदर। और आप ये जो है इनको फिर जब मेरे ख्याल में जब ये PSL के अंदर आए उसमें मैं इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहूंगा, मैं कहूंगा कि मिसबा का एक बड़ा पॉजिटिव मेरे ख्याल में रोल था कि मिसबा ने इनको खेलने दिया जिस तरह ये खेलना चाहते हैं, इनको ओपनर खिलाया T20 के अंदर और उसके बाद इनको कॉन्फिडेंस दिया कि डू व्हाट यू वांट, और उसके अलावा फिर उनको इजी, या इनको खुद भी कैप्टन थे PSL के तो इन्होंने अपनी मर्जी से खेला और अपनी मर्जी के शॉट्स खेले, कोई फजूल शॉट्स नहीं खेले, कोई रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश नहीं की इन्होंने। जो बॉल का मेरिट था, ये बॉल को मेरिट पे खेलने वाले प्लेयर हैं अब्दुल्ला शफीक और ये दोनों, ये बॉल को मेरिट पे खेलेंगे और बुरी बॉल को ही सिर्फ मारेंगे, आपकी हर बॉल को ये हर बॉल को हिट नहीं कर सकते, ये प्रॉपर बैट्समैन है तो ये स्लॉगिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो बाबर आजम का रोल भी यही है और बाबर आजम ने जब उनको कॉन्फिडेंस वापस आया PSL के अंदर से, मेरे ख्याल में जो PSL के बाद इनका आप रोल देखें तो बाबर आजम की बैटिंग के अंदर आपको एक निखार नजर आएगा, एक अलग बाबर आजम नजर आ रहे हैं जो वापस पुराने बाबर आजम नजर आ रहे हैं without any hesitation। अब हर तरीके का शॉट खेल रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, आपने देखा तेज भी खेला, पिछले मैच में आपने देखा कि आप शुरू में आकर पहली इनिंग में 3-4 चौके इकट्ठे लगाए और वो कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करते हैं। तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नजर आया कि अपने ऊपर ग्रिप नजर आई है कि मैं शुरू से हर बॉल को खेल सकता हूँ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो आपके पीछे बैठे हुए सरफराज अहमद जो बैठे हुए हैं वो किस तरीके से टीम को देख रहे हैं, बाबर आजम को कैसा कॉन्फिडेंस दिया है।
फिर ऑब्वियसली ये किसी कमिटमेंट के तहत ही कैप्टन बने होंगे मेरे ख्याल में, कि ये ऐसा नहीं होगा कि एक दो सीरीज के लिए इस तरह, क्योंकि एक प्रेस्टीज भी होती है, बंदे की इज्जत होती है कि मुझे फिर रखोगे फिर निकाल दोगे। ऑल्दो पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से बैट्समैन के कॉन्फिडेंस या कैप्टन के कॉन्फिडेंस खराब होते हैं। सो मेरे ख्याल में इनको लंबे अरसे के लिए कैप्टन बनाया गया होगा, और उसके अलावा इनकी कैप्टनसी के अंदर भी आपको एक थोड़ा सा निखार नजर आया। ऑल्दो जगह क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि वो थर्ड स्लिप के ऊपर अली की बॉल पे, लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये फाइटर नजर आए हैं, एक माइंड सेट के साथ नजर आए हैं। पहली इनिंग में भी इन्होंने इनिंग को बिल्ड करने की तरफ कोशिश की है और एक अलग सा नजर है। पहले दिन ही 200 प्लस तक स्कोर करके थे जब इनिंग इनकी स्टार्ट हुई थी, और एक मैसेज दे दिया था कि हम क्लियर हैं, हम एग्रेसिव अप्रोच के साथ आए, हमने मैच को लेना किस तरीके से। सो माइंड सेट और प्लानिंग मुझे नजर आई है इनकी इस प्रोजेक्ट के अंदर। अली, ये हसन, ये जिस तरह से बैटिंग चल रही है, अब से कुछ देर पहले हमारे साथ अली ताबिश मौजूद थे, वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अगर आप 4 पहले बैट्समैन को देखें तो वो सेट हो चुके हुए हैं, वो हमारे दिमाग में हैं और वो यहाँ पे खेलते हुए प्रॉपर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो समझते हैं कि अजान अवैस के साथ अगर शान मसूद को टॉप ऑर्डर भेजा जाए, अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 के ऊपर और बाबर आजम नंबर 4 के ऊपर आएँ, तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का कम्बिनेशन बनेगा पाकिस्तान का। और ऊपर से तकरीबन ये चारों बैट्समैन बहुत कमाल की इनिंग्स खेलते हैं। हाँ जी, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो इमाम की इसी मैच में इमाम परफॉर्म करते हैं काफी अरसे से, लेकिन आप शान मसूद आपका परफॉर्म कर रहे हैं। सो रिप्लेसमेंट अभी ऑब्वियसली ये टीम के साथ है, अभी इंग्लैंड का टूर हमारे पास पड़ा हुआ है। सो हम बिल्कुल इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप इमाम को भी, शान मसूद का भी ऑब्वियसली उनका भी अगर आप उनको नहीं खिलाते तो उनका भी एक वो डाउन वो डिमोटिवेशन तो आती है, मोटिवेशनल फैक्टर बीच में आता है कि मैंने लास्ट इनिंग में सो किया हुआ है और टीम को अच्छा लेकर चला हुआ हूँ, तो व्हाई नॉट मी इन द जी। क्लियर। आपने अपने उनको वन डाउन रखा है, काफी अरसे से शान मसूद वन डाउन खेलते आ रहे हैं, टीम के साथ चलते जा रहे हैं। अब इमाम के रिप्लेस करके अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल में इमाम को एक दो चांस और देने चाहिए। इमाम अच्छे प्लेयर हैं और हर जगह परफॉर्म करते हैं, स्कोर्स करते आए हैं, लेकिन कुछ बात है कि शान मसूद की जगह देखेंगे, अब्दुल्ला शफीक ने आगे जो परफॉर्म कर दिया है, तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड सीरीज के अंदर इनको शायद पक्का कर लिया जाए वन डाउन पोजीशन के अंदर। जी अच्छा सर, आगे चलेंगे, ज़रा बात करेंगे साउथ अफ्रीका के माइक स्मिथ हैं पाकिस्तान के बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए वाइट बॉल और रेड बॉल के लिए, और वो उनकी पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ होगी। कैसे उनके इंडक्शन को देख रहे हैं? हमारे पास कोचेस बहुत जल्दी बदलते हैं, सीरीज़ टू सीरीज़ ही बदल जाते हैं, नहीं तो 2-1.5 साल मुकम्मल किया, 2 साल मुकम्मल किए तो आप बड़ी मुश्किल से अपने जो टाइम है वो पूरा करते हैं और फिर हटा दिए जाते हैं। किस तरह से ये चीज़ें सही होंगी? आप एक लंबा टाइम देते हैं किसी कोच को, उससे परफॉर्मेंस की तवक्को रखें तो कम से कम थोड़ा सा टाइम उसे ज़रूर मिलना चाहिए। सर बात आपकी बिल्कुल सही है। आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। लेकिन मसला ये है कि अब हमारी पोजीशन ही बहुत वीक है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। वी आर नॉट ऑन द गुड पोजीशन। हमारे नंबर्स देखें आप, किस नंबर पे हम लैग कर रहे हैं, और अगर आप एक चीज नहीं ठीक हो रही तो फिर आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लेकिन बात यह है कि जिस चीज में ठीक होना है आप लाजमी तौर पर उसको ठीक करें। कोचेस बदलते रहेंगे, आगे पीछे करते रहेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम कहीं और हो सकता है प्रॉब्लम सिलेक्शन कमेटी में हो सकता है प्रॉब्लम कहीं और पीछे हो। उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करें। अगर आपकी डायग्नोस्टिक ठीक है, टेस्ट ठीक किया आपने, कोच के अंदर मसला था तो हमने कोच रिप्लेस कर दिया, तो हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं, अच्छी उम्मीदें भी जी हो सकता है। आप टेस्ट टीम में देखें तो सबसे बॉटम में आप टेबल पे हैं, फिर आप इसी तरह ही वनडेज में और T20s में भी आपकी 6वां-7वां नंबर है। सो आप किसी जगह पर भी लीड नहीं कर रहे, फिर आपको इस तरह के सरप्राइजेस मिलते रहेंगे कि एक सीरीज के बाद कोच चेंज हो गया, 2 सीरीज के बाद कोच चेंज हो गया। हाँ, अगर आप नंबर 1-2 पे, जैसा आप इंडिया की मैं अगर बात करूँ तो गौतम गंभीर कब से आपके हेड कोच है इंडिया के, और उसके बाद वो सीरीज हारे कितने हैं, उसके बावजूद भी वो आप उनकी टीम की परफॉर्मेंस देखें तो वो टीम टॉप 3 में ही आ रही होती है उनकी, चाहे टेस्ट टीम हो, चाहे वनडे हो, चाहे वाइट T20 हो। सो अब हालांकि वो आयरलैंड से भी वाइट वॉश हुए हैं, फिर उसके बाद इंग्लैंड से भी सीरीज हारे हैं। सो लेकिन उनकी बात जरूर होती है आसपास उसमें, क्या नाम है, आपके सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी तक वो हटे नहीं क्योंकि ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस ठीक है। सो जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो फिर आप इनको लंबा टाइम भी दे सकते हैं। ठीक है, टीम आपकी टॉप 3 में चल रही है तो फिर आप कह रही कोच ठीक है, अगर हम मैच सीरीज हार भी गए तो कोच की रिप्लेसमेंट नहीं होगी।
लेकिन अगर आप ऑन द बॉटम है तो फिर ऑब्वियसली इस तरह के सरप्राइजेस आपको मिलते रहेंगे। फिर आप जब तक स्टेबल नहीं हो जाते, आपको मैं वही बात बार बार करूंगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके ठीक होने चाहिए कि कहाँ पे इश्यूज कहाँ पे है। अगर आपको कोचिंग को समझ लिया कि कोच में मसला था तो ठीक है, तो आप होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि इनका रिजल्ट कैसा आता है। ठीक हो गया सर। ये फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने लंकन प्रीमियर लीग को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है और अब हमारे प्लेयर्स को इन्हें भी मिल जाता है, वो बाहर जाके खेलते भी हैं। जब उनकी अपनी सीरीज़ आती है तो वो प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं रहते हैं। बड़ी अजीब और हैरान कुन कारकर्दगी है हमारे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की, स्पेशली अगर आप 3 की बात कर लें, उन 3 फास्ट बॉलर्स की जिनको पिछले 4-5 साल से मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट में तमाम फॉर्मेट की क्रिकेट मिल रही है। मैं शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ़ की बात कर रहा हूँ। क्या समझते हैं सर, ये जो गैर मुल्की लीग्स होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट होती होंगी यकीनी तौर पर प्लेयर्स के लिए भी, वो लीग के लिए भी, बट आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स जो होते हैं या जो आप किस तरह के फास्ट बॉलर्स होते हैं, उनको कोई प्लानिंग दी जाती है कि आपने फ़लानी लीग्स खेलनी है, फ़लानी नहीं खेलनी है? जब पाकिस्तान का इवेंट चल रहा हो तो नहीं खेलनी, जब पाकिस्तान का इवेंट नहीं होगा तो आप कौन कौन सी लीग खेल सकते हैं? हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर या बड़े फास्ट बॉलर्स हैं, वो लीग्स तो अच्छी से खेल लेते हैं। जब आपके पाकिस्तान की सीरीज़ की बात आती है तो उनकी इनिंग्स या उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं हो पाती है। सर, कंट्री कम्स फर्स्ट। आप जो मर्जी लीग खेलें, जैसा मर्जी करें, आपकी कंट्री के लिए आपकी क्या सर्विंग है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि कमिंस वगैरह ने या जो आपके पास स्टार्क थे इंडियन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के, उन्होंने आईपीएल एक सेशन में आईपीएल नहीं खेला था सीजन में। उन्होंने कहा था हमारा फोकस ओडीआई, हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप हमारा फोकस है, हम रिप्लेसमेंट पे हम कुछ और नहीं कर सकते, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ताकि हमारी माइंडसेट उसके मुताबिक हम कर रहे हैं और हम अपने आप को उसके तैयार करें। कंट्री से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आपकी रिप्रेजेंटेशन आपने दी है, आपके मुल्क ने आपको इज्जत दी है, आपको किसी लीग ने आपको इज्जत नहीं दी, आपको ऑन किया, आपके मुल्क के बंदे आपको ऑन करते हैं, आपको प्लेयर्स आपको ऑन करते हैं। अगर आप लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसा इतना ज्यादा है लीग्स के अंदर कि फिर उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। आप देखें कि टेस्ट मैच को रेड बॉल के अंदर असल में जो बंदे की जो ऑनेस्टी चेक होती है वो टेस्ट मैच के अंदर चेक होती है कि कितना ऑनेस्ट है, खास तौर पे फास्ट बॉलर अगर टेस्ट मैच के अंदर वही फास्ट बॉलर जो T20 के अंदर 138 140 का बॉल फेंक रहा है, वही फास्ट बॉलर टेस्ट मैच के अंदर 126 का बॉल फेंक रहा है, दिस इज द बिग क्वेश्चन मार्क कि आपकी क्यों बॉलिंग पेस इतनी क्यों लो होगी। ये प्रायोरिटीज मैटर है। उनको पता है कि अगर हम टेस्ट मैच खेलेंगे तो हमारी फिटनेस खराब होगी, तो हम लीग्स वगैरह नहीं खेल सकेंगे। इसका मतलब कंट्री सेकंड पे, लीग्स आपकी प्रेफरेंस है। तो ये बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान को ये चीज देखनी है। अब ये बड़ा अच्छा हुआ कि उनको टेस्ट टीम से फारिग कर दिया। मेरे ख्याल में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी कंप्रोमाइज होना चाहिए उनके। अगर आपके टेस्ट मैच में अगर आपकी जगह नहीं है तो इसका मतलब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आप नहीं आ सकते। ऑल्दो आपने कोई बड़े मैच नहीं जिताए हुए ओडीआईज पे और वनडेज में, बल्कि हरवाए होंगे, जितवाए आपने उतने नहीं है। ठीक है कि आप हरवाए हो तो हम गिनवा सकते हैं कि किसने कब किसको मैच हरवाया, किसकी परफॉर्मेंस से मैच आ रही है, तो हम आपको उंगलियों जिताए होंगे तो वो शायद हम गिन ही ना सके। सो बात ये है कि आपकी कंट्री जब आपकी सेकेंडरी ऑप्शन आ जाएगी तो फिर आपको इस तरह की ही चीजें मिलेंगी। आप लीग में बहुत अच्छा बॉल करेंगे क्योंकि उन्होंने आपको पैसे ज्यादा दिए हुए, 3-3, 4-4 करोड़ रुपया या इससे भी ज्यादा दिया हुआ है, 5-5, 6-6 करोड़ रुपया आपको दिया हुआ है आपको एक महीने का। तो फिर आपको आपकी परफॉर्मेंस देखिए ना, परफॉर्मेंस फिर आपकी कहाँ से आएगी जब आपको टेस्ट मैच का 10-12 लाख रुपया मिलेगा, 15 लाख रुपया मिलेगा, वहां से आपको 4 करोड़ मिल रहा है और वहां पे आपने जितने टेस्ट एक दिन में ओवर करने हैं 16-17 ओवर, उधर आपने कहने में पूरी महीने में ओवर करने हैं। तो बात यह है कि फिर ये चीजें देखकर फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है सर, ये आप समझते हैं कि अब शाहीन शाह अफरीदी का या नसीम शाह की तो चले उनकी भी पोजीशन ज़्यादा क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है, वो भी इंजरी का बैक टू बैक शिकार हो जाते हैं। अब उनकी टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है या फिर उनको दोबारा से अब टेस्ट के अंदर मौका नहीं दिया जाएगा? मेरे ख्याल में बिल्कुल यस। अगर उन्होंने ओपन है हर किसी के लिए, टेस्ट टीम या वनडेज जो भी हो, हर टीम के लिए, हर बंदे के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट ओपन है। जो परफॉर्म करेगा वो मोर देन वेलकम, वो टीम के अंदर आ जाए। लेकिन परफॉर्मेंस कर क्या रहा है, अगर आप उनको 4 डेज खिलाएं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, पाकिस्तान के पूरा 4 डे मैच खेलें, वो पूरे स्पेल्स करें, पूरे ओवर करें, उसके बाद ही कुछ आप बता सकते हैं। आप ये ना हो कि उन्होंने फर्स्ट क्लास ना खेला हो और उनको आके टेस्ट टीम का हिस्सा बना लिया जाए दोबारा, जिस तरह हमें सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर उनके लिए टेस्ट टीम के दरवाजे ओपन है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट क्लास के 4 डे मैचेस के अंदर आपने आके परफॉर्म करना और कितने बड़े स्पेल्स किए हुए हैं आपने, कितने आउट किए हुए हैं आपने, तो उसकी बेस पे आप इनको दोबारा लेकर आए। अदरवाइज आप इनकी जगह टीम में, टेस्ट टीम के अंदर मेरे ख्याल में नहीं बनती। और रिप्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए।
मेरे ख्याल में अली और जो ये खुरम शहजाद उस तरह की रिप्लेसमेंट नहीं है जो रिक्वायर्ड है। रिप्लेसमेंट तगड़ी होनी चाहिए कि दोबारा जो परफॉर्म करेगा वही खेले। ठीक है, आप देखें कि अब खुरम शहजाद की अपनी दमाग परफॉर्मेंस नहीं है, अली की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो बात यह है कि जब आपकी परफॉर्मेंस, जो आपकी रिप्लेसमेंट है, वो भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अगर आप उतनी पेस पे ही लेकर आ रहे हैं एक बंदा, उतनी ही 2-3 विकेट तो वो भी निकाल लेते हैं 20-20 ओवर कर, और उतनी ही पेस अगर 120 से 128 के दरमियान आपकी पेस रहनी है टेस्ट टीम के अंदर, तो फिर उनमें क्या मसला था। तो रिप्लेसमेंट तगड़ी हो, पॉजिटिव हो, तेज बॉलर्स हो। मुझे उबैद शाह के अंदर अच्छा करंट नजर है, यंग है, एक 135 तक के भी बॉल की हैं, 135 से ऊपर के भी बॉल की हैं, और अच्छी कटर भी करता है बीच में। सो बाकी इस तरह के यंग जो बंदे हैं उनको लेकर आए ताकि जो आपको लंबा सर्व कर सकें और पाकिस्तान जिनकी परमानेंट जगह हो टीम के अंदर। ठीक है, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। हसन अली हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ मैच के हवाले से। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे के सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दिया। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।